नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। मैं राहुल और आप देख रहे हो आपका अपना चहेता चैनल स्ट्रगल ऑफ रिवॉल्यूशन। साथियों, आज मैं हूँ विश्वास बाबूराव निकम सर के साथ। ये अभी एक नासिक नहीं, पूना के। ये अभी पूना में रहते हैं और पूना के ये एक धम्मचारी है। बुद्ध के धम्म के प्रचार और प्रसार का कार्य बहुत सालों से ये कर रहे हैं। मान्यवर कांशीराम साहब से भी ये मिल चुके हैं। दलाई लामा हो गए, बनते संघ रक्षित हो गए, ऐसे महान महान बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ इनकी मुलाकात हो चुकी है। और आज हम अपने चैनल पर इनको दिखाने वाले हैं। इसके पीछे का कारण है कि जो यूथ अपने चैनल से कनेक्टेड है, जो लोग बौद्ध उपासक इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के साथ कनेक्टेड है, उनको एक मोटिवेशन मिले कि जब हम बुद्ध के धम्म में आते हैं, जब हम बुद्ध के धम्म का आचरण करते हैं, तो किस प्रकार से अपना जीवन जो है वो सुखमय मार्ग पर परावर्तित हो जाता है। तो सबसे पहले मैं अपने चैनल पर आदरणीय निकम सर का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। नमो बुद्धाय, जय भीम। तो अभी हम सुनेंगे सर की स्टोरी, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टोरी है। और मैं तो ये कहूँगा कि आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, ताकि आप इन स्टोरी को सुनकर अपने जीवन में मोटिवेटेड होते रहे और ऐसे ही बुद्ध के धम्म के मार्ग पर आरूढ़ होकर अपना जीवन व्यतीत करें। और जो सुख का अनुभव है, जो प्रगति का अनुभव है, जो बुद्ध की धम्म क्रांति है, उसे खुद अनुभव करें। तो अभी शुरू करते हैं हम इस छोटे से मुलाकात को। तो आदरणीय सर जी, मैं आपसे विनती करूंगा कि आप आपके जीवन से जुड़े हुए जो कठिन प्रसंग है, जो आपने पहले आपके बचपन से जो आपने पूरे जीवन में अनुभव किया है, तो पहले तो हम शुरुआत करेंगे आपके बचपन से। तो बचपन की कुछ जो ताज़ा यादें हैं वो हमें बताइएगा सर। यस। तो मैं फिलहाल जळगाव जिले से हूँ। जळगाव जिले से हूँ। अमलनेर तालुका ये मेरा नेटिव प्लेस है। वहाँ पे मेरा बचपन गुजरा है। अंबारा गांव करके एक देहात है, वहाँ पे मैं मेरी नानी के साथ रहता था। नानी के साथ रहने का कारण भी वही था कि बचपन में जब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ रहा था, तब मेरी माँ गुजर गई थी। माँ गुजरने के बाद मेरी एक छोटी बहना थी, वो 3 साल की थी। एक भाई था, वो 5 साल का था। मेरे पिताजी मेरे दादी और दादा के साथ रत्नापिंपरी नाम के पारोड़ा तालुका जो है जळगाव जिले में, वहाँ पे रहते थे। उसके साथ में एक छोटा मेरा भाई रहता था, सुरेश करके। तो मैं नानी के साथ अंबारा गांव में रहने के बाद उस गांव से मुझे बहुत अच्छी बोले तो अच्छी शिकवण वहाँ पे मुझे मिली, शिक्षा अच्छी मिली। क्योंकि वहाँ के लोग बहुत दयालु थे, बहुत प्रेमळ थे। और माँ गुजरने के बाद हर एक लोग मुझे ऐसा देख रहे थे कि एक अनाथ बच्चा है, क्योंकि मेरे पिताजी भी अलग रहते थे दूसरे गांव में। तो मैं 5वीं कक्षा से लेके 7वीं कक्षा तक वहाँ पढ़ा। वैसे तो मैं फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड जो मराठी स्कूल थी, खापरखेड़ा नाम के एक गांव था, वहाँ पे पढ़ा। वहाँ से करणखेड़ा करके एक देहात था, वहाँ पे जो कि अंबारा गांव से शायद 2-2.5 किलोमीटर था, तो चलते जाना पड़ता था। और ऐसा वहाँ पे एक बोरी करके एक रिवर है, नदी है। तो वहाँ का जो माहौल है, ऐसा जंगल था। वो जंगल से वहाँ तक स्कूल तक जाते थे। तो वहाँ 7 क्लास तक यानी 7वीं तक मैं पढ़ा। बाद में मेरे एक रिश्तेदार, ये जो मेरे मामा ही लगते थे, श्रीधर भालेराव करके, वो रत्नापिंपरी के थे। तो उनको लगा कि ये बच्चा अभी नहीं, कि पिताजी नहीं, माँ नहीं है, तो दिखता है थोड़ा होशियार। तो वो मुझे लेके गए, क्योंकि उनके गांव में 8वीं से लेके 10वीं तक का हाई स्कूल था। हाँ, वो मुझे वहाँ लेके गए साइकिल पे बिठा के। तो मैंने 8वीं 9वीं वहाँ पे की, रत्नापिंपरी गांव में यशवंत माध्यमिक विद्या मंदिर करके है वहाँ पे। तो बाद में 9वीं में मुझे एक स्कॉलरशिप मिला था 120 रुपये का। सोशल वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है महाराष्ट्र शासन का, तो मुझे 120 रुपये की स्कॉलरशिप मिली थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं दुनिया का बहुत सबसे श्रीमंत अमीर आदमी हूँ। तो उसके बाद मैं 10वीं के लिए धुलिया में आया। धुलिया में डॉक्टर अम्बेडकर हाई स्कूल है, वहाँ पे एक छात्रावास भी था, तो वहाँ पे मैं रुका।
मगर मेरा एलसी उन लोगों ने नहीं दिया था रत्ना पिंपरी से करके मैं वापस 4 महीने के बाद रत्ना पिंपरी वापस लौटाया। 10वीं कक्षा में मैं रत्ना पिंपरी में पढ़ा। कुल 40 साथी थे, हमारे स्टूडेंट थे। तो पहली बैच हमारी 75 की थी, न्यू एसएससी की। अच्छा। तो वहाँ पे हम 4 ही स्टूडेंट पास हो गए। मतलब अच्छा। उस साल 10वीं का रिजल्ट एकदम बैड था क्योंकि पहली बैच थी। मतलब ये एसएससी जो है वो आपकी पहली बार थी? या SSC या बोर्ड यस, जो- 10th बोलते हैं उसको, 10th एसएससी। अच्छा। तो उसके बाद स्टूडेंट बहुत कम थे उस साल 11वीं शुरू करने के लिए। तो कुछ टीचर हथेड़ नाम के गांव से वहाँ हमारे गांव में आए। तब मैं खेती में काम करने के लिए गया था। तो जो हमारे स्कूल में आए तो हमारे हेड टीचर बोले कि हमारे गांव में तो 4 ही लड़के पास हो गए, मगर उनमें से 3 ने तो एडमिशन ले लिया है और एक जो है तो उसकी कंडीशन नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, उसको आगे सीखने की तो इच्छा है मगर पैसा नहीं है। तो स्कूल के एक हमारे जो प्यून थे वो वहाँ खेती में आ गए मुझे बुलाने के लिए और मुझे बोला कि आप तुरंत स्कूल में चल, तुझे कुछ लोग लेने के लिए आए। मुझे बोला क्या बात है। तो फटे हुए कपड़े थे, हाथ में वो एक हथियार था जो खेती में काम करते हैं वो छोटा सा। हाँ, तो उसी कंडीशन में मैं स्कूल में आया। तो वो लोग बोले कि भैया तुझे 11वीं में एडमिशन लेना है क्या? मैं बोला भैया सर जी मैंने तो कभी ज़िंदगी में दूसरा गांव देखा ही नहीं है। कभी कभी वो लकड़ियाँ बेचने के लिए जाता था, कभी गवत बेचने के लिए जाता था, घास, कभी कभी वो पेड़ के पत्ते तोड़ के वो शहर में बेचने के लिए जाता था क्योंकि चलाना था कुछ न कुछ। वहाँ पे रत्नागिरी में दादी थी, पिताजी थे, दादाजी थे, मगर सबका कंडीशन वैसा ही था। दादी लोगों के घर में काम करती थी, पिताजी बीमार थे, दादाजी को दमा था। तो इसी कंडीशन में दादी अकेली कमाने वाली थी। एक छोटा भाई था वो इधर उधर काम करता था खेती में किसी के पास, वो पढ़ा लिखा नहीं था। मुझे कैसा तो भी उन लोगों ने स्कूल में डाला था। तो फिर मैं इसी कंडीशन में दादी को भी साथ देता था कि कुछ ना कुछ करता था। दादी शाम को गांव में कुछ रोटियां मांगने के लिए जाती थी, भीख जैसे बोलते हैं हम लोग। फिर वही दादी गांव में एक आटे की चक्की थी, उसके सामने बैठ के वो आटा, एक ऐसा बर्तन था वो रखती थी। तो वो कुछ लोग आके वहाँ पे थोड़ा आटा डालते थे। अच्छा, उस बर्तन में या आटा डालते थे। हाँ। तो दादी वो लेके आती थी और कुछ रोटियां बना के खिलाती थी। अगर मिला तो ठीक है, नहीं तो रात को तो उसको गांव में भीख के लिए जाना ही था। कभी कभी तो ऐसा प्रसंग था कि जो लोग अपने भगवान के ऊपर कुछ चढ़ाते हैं तो हम उसकी राह देख रहे थे। कुछ अनाज वहाँ पे रखते थे ना लोग, नैवेद्य बोलते हैं उसको। हाँ, तो वो भी कभी कभी उठा के मैं खाता था। हाँ, मुझे मेरे और कुछ दोस्त भी थे मेरे साथ, मेरे ही जैसे थे वो भी। तो ऐसी हालत में मैं 11वीं पास हो गए हाथेड़ में जाके। मगर वहाँ भी कुछ दिन हमें हमारे कुछ टीचर थे जो सब्जेक्ट के, तो उन्हों के घर में खाना खाने के लिए जाना पड़ता था। जैसा टाइम टेबल रहता है स्कूल का वैसा मेरा खाने का भी टाइम टेबल लगाया था। वार बोलते हैं उसको कि संडे मंडे ऐसा टीचर के घर जाता था। मगर उसके बाद कुछ दिनों में मतलब वो टीचर्स लोग जो उनका खाने का टाइम होता था तब आप वहाँ पर जाते थे ऐसा? मैं सुबह जाता था। आज मैं देख लेता था आज शायद आज चौधरी घर के घर में मेरा खाने का प्रोग्राम है, मुझे खाने को जाना है। तो मैं सुबह जाता था, वो मैडम को कुछ हेल्प करता था, कुछ लकड़ी ला के दे, कुछ पानी ला के दे, ऐसा करके फिर वो 2 टाइम का खाना उनके घर में खाता था। अच्छा। हाँ, उसके बाद हमें एक अशोक छात्रालय करके है हाथेड़ में, कि जो किसी कमले जी चलाते थे, उनके संस्था के माध्यम से। तो वहाँ पे डाला गया। तो वहाँ भी थोड़ी हालत खराबी थी, नहीं क्या। तो ऐसा मैं 11वीं करके पास हो गया। फिर एक रिश्तेदार के वहाँ पूना में चला गया 11वीं के बाद। ओके। मैं कुछ टेक्निकल नहीं था, मगर वहाँ जाने के बाद 2 रुपया रोज़ में मुझे 12 घंटा काम करना पड़ा। खाली वो मालिक 2 रुपया देता था कि 12 घंटा, शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक।
तो आपने तब तक पढ़ाई जो है वो छोड़ दी थी। अब तो वो तो छोड़ना ही पड़ा ना मुझे, क्योंकि मेरे पीछे छोटी बहन थी, छोटा भाई था। हाँ, बाद में बीमार दादाजी थे, बीमार पिताजी थे, एक दादी भी थे। मैं पुणे आने के बाद पहले मेरे दादाजी गुजर गए, अच्छा। तो भी मैं नहीं जा सका। दादी गुजर गई, फिर भी नहीं जा सका। बाद में मेरे पिताजी पुणे में ढूंढते ढूंढते आ गए बिना टिकट, एक अंधे आदमी का हाथ पकड़ के आए थे। मैं जिस रिश्तेदार के पास रुका था वहाँ पे वो आ गए, और मुझे बहुत बुरा लगा कि मुझे कुछ काम धंधा नहीं है, 2 रुपये रोज़ में मैं काम कर रहा हूँ। और मैं अप्पा बोलता था पिताजी को कि अप्पा आप क्यों आए, तो उनको भी बुरा लगा कि सही बात है, मैं कल चला जाऊँगा। तो दूसरे दिन वो चले गए। तो कुछ दिनों के बाद उनका भी देहांत हो गया, पिताजी का। या तो वो टाइम लेटर आता था, पत्र आता था, एक पोस्ट कार्ड। तो वो पोस्ट कार्ड आया तो उसको 3 दिन लग गए थे। अच्छा। तो जब मुझे वो पता चला तो मेरे रिश्तेदार ने मुझे डायरेक्ट नहीं बताया कि पिताजी गुजर गए करके। तो उन्होंने बोला कि आपके पिताजी बीमार है, आप गाँव चले जाओ। तो मैं अकेला गाँव आया। तो वो टाइम 3 दिन हो गए थे पिताजी को जब आप आए। यस। तो मैं उनका वो जो देहांत हो गया वो टाइम भी उनके पास नहीं था। तो 3 दिन के बाद मैं वहाँ गया। तो मैंने सोचा कि क्या है, नहीं क्या है, मेरे जीवन में क्या है, ना माँ है, ना बाप है, ना कुछ रिश्तेदार है, खाली वो छोटी बहन है, भाई है। मगर मेरी नानी का मेरे ऊपर बहुत प्यार था। मैं नानी के यहाँ हर बार जाता था। तो ऐसे मैं पुणे में जाने के बाद मेरे बहन को बुलाया, भाई को लेके गया, उनका भी किया। बाद में बहन की शादी की, मेरी शादी की। मगर वो टाइम मैं टाटा मोटर्स करके एक कंपनी की, उस टाइम की टेलको करके, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, ओके। वहाँ पे ज्वाइन हो गया। जी। वहाँ ज्वाइन होने के बाद मुझे अच्छा सा 600 रुपये पगार मिलने लग गया। अच्छा। तो उसी पगार के हिसाब से मैंने बहन भाई इनको सबको बुला लिया। आपने पढ़ाया? यार वो नहीं, वो पढ़े तो नहीं है, मगर वो भाई को जॉब का लगा दिया। अच्छा, जॉब को लगा बहन दिया। की शादी की, मेरी अच्छा। शादी की। मतलब ये पूरा स्ट्रगल करते करते एक दिन कांशीराम साहब से मुलाकात हो गई। जी। मेरे उस बात पर अपन आते हैं। तो साथियों, अभी तक आपने जो सुना वो बहुत ही बेहतरीन, ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है साथियों, ये बहुत ही सत्य परिस्थिति है कि पहले के ज़माने में हमारे जो लोग थे, मतलब जो बाबा साहब ने जिन लोगों के लिए संघर्ष किया, तो सबसे बड़ा संघर्ष था जो रक्त विरहित संघर्ष था, तो वो इन्हीं लोगों के लिए था जो आज SC ST OBC इन्हें हम कहते हैं। कि ये लोग पहले, इनकी जो अवस्था है, इनकी जो आर्थिक परिस्थिति थी, वो बहुत ही दयनीय ऐसी परिस्थिति थी। और ये लोग भिक्षा ही मांगने का काम करते थे। हर जगह पर इन लोगों की यही परिस्थिति थी। लेकिन आज उन लोगों में से कई लोग ऐसे हैं, कई एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिन्होंने बाबा साहब के विचारधारा को पकड़ के रखा और आखिरी सांस तक वो बाबा साहब के विचारधारा को समर्पित रहे। और इस वजह से उनकी आज जो भी आप प्रगति देख रहे हो वो सभी बाबा साहब की वजह से है। तो साथियों, अभी एक बात यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो कि जब हम इनका उदाहरण देखते हैं तो बचपन में जो गरीबी की अवस्था इन्होंने देखी, जो इन्होंने सब कुछ करके देखा, इन्होंने भिक्षा भी मांग कर खाई, इन्होंने जो लोगों के काम होते हैं जिसे हम महारकी कहते थे पुराने ज़माने में, तो ये सब इन्होंने किया। और इतने भयंकर स्ट्रगल से विदाउट एनी एजुकेशन की भी इन्होंने हमें बताया कि कैसे किस प्रकार इन्होंने 10वीं 11वीं कक्षा में जाकर एजुकेशन संपादित किया और क्या क्या हुआ था। इनके पास एजुकेशन की फ़ीस भरने के लिए, ट्यूशन फ़ीस भरने के लिए भी पैसा नहीं था। और ऐसे दयनीय कंडीशन में, इतने स्ट्रगल भरी जीवन में इन्होंने अपनी जो विचारधारा है, अपना जो प्रगति का विचार है, वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। और आगे जाकर ये पुणे में गए, पुणे जैसे महत्वपूर्ण बड़े शहर में गए और वहाँ पर TCS जो टाटा कंपनी है उसमें इन्होंने काम शुरुआत की। अभी हम जानेंगे इनकी जो बाबा साहब के आंदोलन की जो जर्नी है, इस जर्नी के बारे में अभी हम जानेंगे। तो सर जी, कृपया हमारे दर्शकों को बताइए कि किस प्रकार बाबा साहब के आंदोलन में आप सक्रिय हुए और जब आप काम को लगे, मतलब जैसे आपका एजुकेशन कंप्लीट होता है, आप काम को लगते हो, तो किस प्रकार आपको ऐसा लगा कि बाबा साहब के मिशन का काम करना चाहिए और इस आंदोलन में सक्रिय होना चाहिए? तो हमारी मुलाकात हो गई कांशीराम साहब से, क्योंकि कांशीराम साहब पुणे में खिड़की में
ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एक केमिकल इंजीनियर करके कुछ जॉब पे थे। तो उनके साथ में उनके जो साथी थे वो जो कि वामसेप के माध्यम से काम कर रहे थे, तो उन्होंने ऐसा किया कि हमारे जैसे लड़के उन्होंने चुने कि DS4 नाम का एक मिशन चलाया कि दलित शोषित समाज संघर्ष समिति करके जो DS4 करके एक उन्होंने एक मिशन चलाया था। तो हमारे जैसे लड़के वहाँ पे इन्वॉल्व हो गए। मतलब वो ढूंढते ही रहते थे कि खापरडे साहब थे, कांशीराम साहब थे, अभंग साहब, मारूफ खान थे, अनंतराव फुले थे। ये इन लोगों के माध्यम से हम कांशीराम साहब से मिल गए कि एक रंगारी करके डॉक्टर साहब थे पिंपरी में। तो उन्होंने हमारी मुलाकात उनसे कराई। तो कांशीराम साहब शायद 2-3 बार तो मेरे मकान में मीटिंग के लिए आ गए थे। हम लोग साथ में बैठे थे। हाँ? तो हमने एक बार साइकिल रैली निकाली थी कोरेगांव भीमा के लिए। हाँ, तो वहाँ तो हमारी कंडीशन तो नहीं थी कि हम बाइक या कुछ गाड़ियाँ ले सके, तो हमारे सबके पास साइकिल ही थी। तो साहब भी हमारे साथ साइकिल पे ही चल रहे थे। कोरेगांव भीमा तक हम साइकिल पे ही गए थे। हाँ, तो मुझे ऐसा लगा था, मैंने तो बाबा साहब को नहीं देखा क्योंकि मेरे जन्म से पहले बाबा साहब चले गए थे। हाँ, चल बसे थे। तो मगर हम देख रहे थे कि यार शायद फोटो बाबा साहब का जैसा, कांशीराम साहब के जैसा ही लग रहा है। हाँ, हमें ऐसा लग रहा था कि हम बाबा साहब के ही साथ चल रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो हमें कांशीराम साहब का व्यक्तिमत्व इतना बढ़िया लगा, इतना बहुत बढ़िया लगा, प्रभावशाली, बहुत प्रभावशाली लगा। और उसी टाइम से बाबा साहब का सही मिशन हमारे ख्याल में आ गया। हाँ, जो कि हमारे पुणे में कुछ मित्र थे कि जो भी अभी ब्रह्मचारी है कुछ, हाँ, हमारे साथ। तो ऐसी मिशन फिर हम कांशीराम साहब के साथ दिल्ली भी गए। ओके, क्या हाँ, बात है। तो 85 में जब वहाँ पे एक रैली निकाला था साहब ने, तो वहाँ पे भी हम लोग गए। मतलब पुणे पे बहुत कांशीराम साहब का प्यार था पुणे के लोगों के ऊपर। तो खुद कांशीराम साहब हमें रिसीव करने के लिए दिल्ली स्टेशन पे आ गए, छोड़ने के लिए भी आ गए थे। उनके साथ में हम करोल बाग में रविदास मंदिर में रुके 7-8 दिन। क्या बात तो है, क्या बात है। ऐसे हमने नज़दीक से कांशीराम साहब को देखा। उसके बाद जब हम पुणे में लौटे तो कुछ दिनों के बाद मेरे एक दोस्त का लड़के का बर्थडे था। अच्छा। और वो बर्थडे में हमने भंती अश्वजीत करके अनागारिक जो थे कि त्रिरत्न बौद्ध, उस टाइम के त्रैलोक्य बौद्ध महासंघ के वो धम्मचारी थे। अच्छा। तो उनका एक लेक्चर हमने रखा था। तो वो 10x12 के रूम में वो लेक्चर था। तो हम वो लेक्चर में गए और जब अश्वजीत जी के वो प्रवचन के बाद हमने सुना कि अरे बाबा साहब का हमको मालूम है मगर बुद्ध भी है। बुद्ध भी है, हाँ, बराबर। तो अश्वजीत भंते के माध्यम से हमें बुद्ध भी मालूम हो गया। तो हमें ऐसा लगा अरे बाबा साहब तो है ही है, मगर बाबा साहब ने जो बुद्ध धम्म दिया है तो बुद्ध का परिचय भी हमें होना चाहिए। जी, हमको बुद्ध का यस, परिचय। हाँ। तो हमने वो कांशीराम साहब के वहाँ से फिर त्रैलोक्य बौद्ध महासंघ में एंट्री अच्छा, किया। मतलब आप पहले बहुजन संगठन, मतलब बहुजन विचारधारा हाँ, में या। कांशीराम साहब के यस, द्वारा यस। अम्बेडकराइट जो भी मूवमेंट है बाबा साहब ने निर्मित हाँ, की, हाँ। तो उसमें पहले आप आए और उसके बाद भंते जी के माध्यम से आप त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के बारे में आपको पता चला। तो कांशीराम साहब का काम भी बहुत उस समय में ज़बरदस्त रहा है ना, बहुत बहुत बढ़िया। कांशीराम साहब का व्यक्तिमत्व ऐसा था। तो मैंने जैसा बोला है कि हमने तो बाबा साहब को खुद देखा नहीं है। बाबा साहब मेरे जन्म के पहले चल बसे थे, ऐसा मैंने बोला है। मगर हमें लग रहा था कि वही व्यक्तिमत्व आज हमारे सामने है बाबा साहब जैसे, कांशीराम साहब के रूप में। कि इसीलिए हमें बहुत लगान हो गई कांशीराम साहब से, सही में। और वो थे ही ग्रेट आदमी। उनका स्पीच, उनका बाबा साहब के प्रति का लगाव और बहुत समस्त बहुजन के प्रति उनका जो लगाव था, किसी विशिष्ट जाति के ऊपर नहीं। तो जैसा बाबा साहब का मिशन था वैसा कांशीराम साहब का भी मिशन था कि पूरे बहुजन एक होना चाहिए। तो उसी हिसाब से हम कांशीराम साहब के साथ काम कर रहे थे कुछ दिन DS4 के माध्यम से। हाँ, तो उसके बाद हम उस तत्कालीन त्रैलोक्य बौद्ध महासंघ में आ गए। तो वहाँ आने के बाद तो वहाँ बुद्ध का शिक्षा का इतना अच्छा टीचिंग मिला हमें कि अरे यार, अगर हम मनुष्य जन्म में आए हैं
हाँ, हाँ। तो हमें तो ये भी करना चाहिए। हाँ, बुद्ध हाँ बुद्ध के बारे में भी कांशीराम साहब भी कहते थे हाँ। कि मेरे सपनों का भारत ये सम्राट अशोका का भारत है। Yes. ऐसा कहने वाले उस समय के वो अकेले राजनेता थे। Yes. बराबर। हाँ। जी। तो आगे की मतलब त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में आपका कैसे हाँ, आगे तो का जो अब तो फिर हमने ऐसा बताया गया है कि पिंपरी में एक धम्मानुस्मृति करके एक विहार था, पिंपरी। मतलब छोटा सा, अच्छा। बिल्कुल, कि अभी वो शुरू होना था। मैं उसके पहले मैत्रेयी विहार था कि आजू बाजू में पूरा झोपड़पट्टी था। अच्छा। वहाँ पे सुअर आके रहते थे, ऐसे अच्छा, अच्छा, प्राणी, ऐसे इतना गलीच्छ बस्ती था। फिर भी वहाँ पे त्रैलोक्य बौद्ध महासंघ अपना क्लास चला रहा था। जी। मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि सही में व्यक्ति बनाने का वो कारखाना ही था, जी। मैत्रेयी विहार। तो फिर वहाँ हम लोग क्लास में जाने लग गए। वहाँ क्लास में जाने के बाद जो कि ब्रह्मचारी थे पहले, हमारे पहले, कि वो हमें टीचिंग कर रहे थे बुद्ध का। जो बेसिक टीचिंग है वो होने के बाद तब तक धम्मानुस्मृति विहार का काम चालू हो गया, एक बड़े विहार का, वही पिंपरी में। अच्छा। आजू बाजू का माहौल ऐसा था। भाटनगर करके एक एरिया है पिंपरी में, जी। कि जहाँ शराब बेची जाती है, हमेशा दंगे फसाद होते थे। अच्छा, मगर अच्छा, वैसे भी एरिया में वो धम्मानुस्मृति विहार का निर्माण हो रहा था। ग्रेट। और उसी टाइम हमें ये भी पता चल रहा था कि कमल कीचड़ से निकलता है, मगर कीचड़ को साथ लेके नहीं निकलता है। बराबर। जी। तो वैसी बात वहाँ पे हमें दिखाई पड़ी। और ये टीचिंग जो था ना बुद्ध का, धम्म का, तो हमें बहुत अच्छी तरह वहाँ पे मिल रहा था, और वो हम आत्मसात भी कर रहे थे। जी। तो उसके बाद 1993 में दापुड़ी के जो महाविहार है त्रैलोक्य बौद्ध महासंघ का, तो वहाँ पे मेरा धम्ममित्र करके दीक्षा हो गई। अच्छा, जो त्रिबियम में धम्ममित्र की हाँ, दीक्षा या होती है। पहली जो दीक्षा होती है ना, वो जी, धम्ममित्र की दीक्षा हो गई 29 सितंबर 1993 में। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो मैं और ज़्यादा डीप स्टडी करने के लिए उसमें एंट्री किया एंट्री आपने किया। और हाँ, आगे बुद्ध बढ़ते के बारे चले में गए। सोचने जी। लगा, खुद को देखने लगा। तभी पता चला कि यार हम इधर उधर देखते हैं, मगर खुद के अंदर तो देखते ही नहीं। जी, 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 क्योंकि बराबर है। बुद्ध पहले क्या बताते हैं कि पहले खुद में देखो, खुद के अंदर सेल्फ इंस्पेक्शन करो, यस, खुद यस, का यस। इंस्पेक्शन करो। और उसी के इंस्पेक्शन के लिए माध्यम रखा था मेडिटेशन का। बराबर। हाँ? ध्यान। तो ध्यान मतलब आनापानसति और मेत्ता भावना। जी। हाँ, ये दो ध्यान वहाँ पे पढ़ाए जाते थे। जी, जो और- बेसिक है ध्यान का वो यस पढ़ाया यस। जाता है। जी। तो उसी ध्यान के माध्यम से खुद में देखे गए तो कुछ हमारे अंदर भी कुछ ऐसे गुण थे कि वो आदमी बनने लायक नहीं है। जी। कभी कभी झूठ बोला जाता है। हाँ, मतलब जो पंचशील है बुद्ध ने दिए हुए, उनके विरुद्ध में कुछ बातें विरोध में काम होता है। काम जी, हो जी, जाता जी, है। जी, बराबर। तो हमें लगा कि नहीं, ये सही नहीं है, नहीं क्या। जी, जी। तो हमें हमारे जो ज्येष्ठ धम्मचारी थे, जैसे कि आनंद बोधि, चंद्र बोधि, नहीं क्या, ऐसे लोगों के माध्यम से हम धम्म में और डीप जाना चाहते थे। और उन लोगों ने अच्छा। हमें बहुत अच्छा पढ़ाया। अच्छा मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि किसी भी स्कूल कॉलेज में ये नहीं पढ़ाया जाता कि आदमी की जीने के लिए क्या करना चाहिए। जी, बराबर है। आदमी को जीने के लिए वो खाली पैसा कैसा कमाना नहीं है ये बताते ये हैं बताते दूसरी हैं, तरफ। बराबर। मगर यहाँ दुनिया में अगर हम आए हैं तो आदमी बन के कैसा रहना ये बताया जाता है। जी, 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 हाँ? ग्रेट, ग्रेट। हाँ, कि जो बुद्ध की फिलॉसफी है जी, 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 व्यक्तित्व की। जी। तो- और वो बनते संघरक्षित के साथ हाँ, आप कभी मिले तो हो क्या? फिर हाँ जी, तो हम ऐसे ही एक दिन ड्यूटी में गए थे, टाटा मोटर्स में काम करते थे। तो हमें ऐसा संदेश मिला कि आज भंते आने वाले हैं। ये जो त्रैलोक्य बौद्ध महासंघ के संस्थापक थे, जी, जी, नहीं जी, क्या, हाँ, टीबीएम के टीबीएम संस्थापक। के संस्थापक थे। और उन्हें भी अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल किया था और ये संघ की निर्मित की थी। जी, और वो खुद के लिए नहीं, तो उनका भी वही उद्देश्य था कि समस्त बहुजन सुखी हो। जी, 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 नहीं, बराबर। जो आदमी दुख में है, तो उनका मिशन का अर्थ भी यही था। तो हम उससे जुड़े हुए थे। जी, तो हमें ऐसा पता चला कि आज भंते महाविहार में आने वाले हैं। जी। महाविहार मतलब महाविहार कहाँ वो का? दापुड़ी में है, पुणे में। पूना में। अच्छा। हाँ, तो धम्मचक्र प्रवर्तन महाविहार जो राजा हरिश्चंद्र रोड दापुड़ी, अच्छा। तो वहाँ पे मौजूद है, अभी भी है। जी, तो हम लोग ड्यूटी छोड़ के लीव पास भरा और लीव निकाल के हम महाविहार में गए। एक सर इथे चिवर हे घालून द्या. कारण आता धम्मचारी पॉज करा. नाही, मग- संरक्षितांबद्दल मी तुम्हाला विचारतो आणि मग तिथून सुरुवात करा. केलं स्टार्ट.
तो सर आप जो टीबीएम के जो संस्थापक है बनते संघरक्षित, तो क्या कभी आपका उनसे कभी मिलना, कभी कुछ बात, ऐसा कुछ हुआ है क्या? हाँ, हुआ था एक बार। अच्छा। जैसे हम ड्यूटी में गए थे, सेकेंड शिफ्ट था हमारा। मेरे साथ जो आज के ब्रह्मचारी विभूति है, अच्छा। हैं? हाँ, वो भी हाँ। टाटा मोटर्स में सर्विस करते थे। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। तो और कुछ मित्र भी थे हमारे अच्छा, साथ। हाँ जी। तो हम टीबीएम से जुड़े हुए थे। तो ओके। फिर हमको ऐसा संदेश मिला कि आज भंते संरक्षित आ रहे हैं और वो भी महाविहार दापोड़ी में आ रहे हैं। तो हमें इतना उत्साह आया हमें, तो हमने तुरंत एक लीव डाला, फॉर्म अच्छा, भरा हाँ, हाँ, और वैसे ही साइकिल लेके भागे महाविहार। अच्छा। तो वहाँ जाने के बाद सही में हम ऐसे एक कतार में खड़े थे, दोनों बाजू एक कतारें लगी हुई थी महाविहार ये दापुड़ी में। अच्छा, हाँ, पूना तो में ना? पूना में। जी। तो जैसे भंते जी का आगमन हुआ, जो अपने बुद्ध रूप की तरफ जा रहे थे श्राइन की तरफ, हाँ। तो हम लोग ऐसे कतार में खड़े थे। तो भंते का चेहरा जैसा खिला हुआ कमल हमें दिख रहा था, जी। कि जैसे कि एक खिला हुआ कमल हमारे तरफ से तो गुजर रहा है। तो भंते हमें हर एक उनके कोई पैर को हाथ लगाता था, कोई शेक हैंड करता था। तो भंते के तरफ से वो हमें एक त्रिरत्न का सिंबल भी मतलब ये मिल गया था, बैच से। बैच यस, जी, जी, वो बैच मिल गया था। हमें इतना अच्छा लगा कि अरे बाप रे, नहीं क्या, बाबा साहब तो देखने को नहीं मिले, मगर कांशीराम के साथ भी मुलाकात हो गई। और धम्म के जो मतलब बुद्ध धम्म और संघ, ये जो त्रिरत्न है, तो वो जो संघ के संस्थापक है, जी, जी, त्रैलोक्य बौद्ध महासंघ के भंते संरक्षित जी, तो उनको भी ऐसा स्पर्श किया तो ऐसा लगता था कि शरीर पे एक रोमांच आ गए कि अरे सही में, वाह। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बुद्ध के पीछे एक आभा होती है, जी, जी, हाँ? और वो आभा देख के भी हमें लगता है कि सही में बुद्ध कैसे है। जैसे भंते संरक्षित जी को जब हमने देखा, तो हमें ऐसा लगा कि अरे बाप रे, क्या व्यक्तित्व है जी, कि जी, पूरे दुनिया भर में इन्होंने अपने संघ का फैलाव किया है। वहाँ लोगों को वो आदमी करके जीने के लिए शिक्षा दे रहे हैं, बुद्ध की सही शिक्षा दे रहे। उतना ही नहीं, तो बाबा साहब के बाद हमारे समाज को कोई नहीं था गाइड करने वाला, ऐसे देखा जाए तो। बराबर। तो वहाँ भंते संरक्षित जी ने वो पूरी नींव संभाली थी। जी, धम्म क्रांति से रिलेटेड उन्होंने या जो भी कार्य किया वो बहुत ही बेहतरीन कार्य, या। और पूरी तरीके से मतलब जैसा भारत में है वैसा ही इंग्लैंड में, वैसा ही ऑस्ट्रेलिया में, ऐसा एक सूत्रपना जो टीबीएम या, है वो यस, सभी उनका ही उनका ही। यस यस ऐसा बोलते हैं कि टीबीएम में जी के जो सेंटर है ना, जी। त्रैलोक्य बौद्ध महासंघ के जो सेंटर है, वहाँ पे आदमी बनाने का कारखाना है शायद। म्हणजे आदमी तो भौतिक रूप से जन्म लेता है, मगर आदमी को जीने के लिए, सही जीने के लिए, बुद्ध की शिक्षा के अनुसार जीने के लिए जो शिक्षा है वो वहाँ पे मिलती है, और सही में व्यक्तित्व वहाँ उभर आता है आदमी का। जी, 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 तो ऐसे ऐसे संघ के संस्थापक जो हमारे गुरु है, जी, जी, हाँ, कि उनसे भी मुलाकात हो गई थी। जी, जी, वैसे मेरे जीवन में मैंने बहुत सारे लोगों के साथ उनके स्पर्श किया है। जैसे कि कौन कौन जैसे मैं जिस कंपनी में काम करता था, जी। वहाँ मैं JRD टाटा जी से भी मैंने हाथ शेक हैंड किया था, अच्छा, अच्छा, और रतन टाटा जी से भी हमने स्पर्श किया था शायद। जी, हाँ, जी, जैसे वो कंपनी के चेयरमैन थे सुमंत मुड़गांवकर करके, बहुत बड़ी कंपनी थी, 15-16 हज़ार लोग वहाँ पे Employees वहाँ पे एम्प्लॉयज थे। काम करते थे। जी। वो इतनी बड़ी कंपनी का चेयरमैन सुमंत मुड़गांवकर, उनसे भी मैंने हाथ मिलाया था। अच्छा। उसके बाद दलाई लामा जी से भी हमारे पदस्पर्श हमने किया क्या था। बात है, दलाई हाँ? लामा जी से भी या आपने या चित्र या है। हाँ, वो भी ऐसे महाविहार में आए थे, वो भी हमें ऐसा पता चला। तो हमें तो बहुत, क्योंकि हम धम्म मार्ग में जब से आरूढ़ हो गए, जी, टीबीएम जी के माध्यम से, उससे हमें ऐसा लगा कि जहाँ जहाँ धम्म का प्रचार प्रसार करने वाले महान हस्तियाँ हैं, तो उनकी खुद को आप रोक नहीं पाते हो नहीं जब- रोक पाते जी, थे। जी, जी, क्योंकि ये ऐसा हो गया कि बचपन में जो मैंने पूरा जो संघर्षमय संघर्ष किया वातावरण था, देखा तो आपने। मुझे ये बहुत शांति की जगह मिल गई थी। जी, जी, हाँ, जी, और सही में शांति की जगह है। जी। तो ऐसा करके फिर मैंने बहुत सारे स्टडी किया, क्योंकि त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में एक प्रोसेस होती थी, जी, हाँ, कि धम्म मित्र, पहले धम्म सहायक करके, जी। हाँ, बाद में धम्म मित्र बन गया। धम्म मित्र के बाद और मैंने विनती की कि मुझे और डीप स्टडी करना है,
मुझे धम्मचारी के लिए दीक्षा दी जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आप आगे बढ़ते ही गए। या तो टाटा ग्रुप से भी आप मिल चुके हो, मतलब वो जो संस्थापक है रतन यस टाटा यस जी, उनसे। और किन किन से आपकी मुलाकात हुई? वैसे देखा जाए तो मैं प्रकाश जी आमटे जो है, जी तो मंदाताई आमटे, जी क्या जी है, उनसे भी मैं 2-3 घंटा हम साथ में थे, क्योंकि मैं टाटा मोटर्स में अगर अप्लाइज करके था, जी मगर मैं मेरा सृजक तो इतना बढ़ गया था TBMBJ के माध्यम से, जी। तो मैं कुछ कथाएं भी लिख रहा था। अच्छा, हाँ, कथा है। कथा जो शॉर्ट स्टोरियाँ रहती है ना हाँ, मराठी में, जी। तो मैंने कम से कम 20 कथा लिखी। और अच्छा। वो दिवाली का जो मैगजीन रहते दिवाली का, हाँ, हाँ। उसमें ये प्रदर्शित किया। प्रदर्शित भी किया है। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा, तो ग्रेट। मेरी कुछ कथाओं को अच्छे अच्छे जो लोग हैं, जैसे कि जगदीश केबुलकर, हाँ, आनंद मतलब फादर फ्रांसिस डिब्रेटो, जी हाँ, अनिल यादव, जी। मतलब संगीतकार अजय अतुल, अजय अतुल जी, अजय हाँ अतुल, जी। ऐसे ऐसी हस्तियों ने मेरी कथाओं को पुरस्कार दिया है। तो मतलब मैं ग्रेट। थोड़ा सा कंपनी में अगर मैं कामगार करके था, एम्प्लॉइज करके था, जी। लोहे के साथ मैं काम कर रहा था, मगर मेरा हृदय थोड़ा सा ऐसा कोमल हो गया था कि मैं कथाएं लिख रहा था, कुछ जी। कविता भी लिख रहा था। ग्रेट ग्रेट और उसी माध्यम से मैं बहुत सारे साहित्यिक लोगों से मिल चुका हूँ। ग्रेट ग्रेट हाँ, ग्रेट सर। तो मेरा जीवन प्रवाह ऐसा चल रहा था। तो एक दिन मुझे ये धम्म का स्टडी भी चल रहा था त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के माध्यम से, जी क्योंकि मैंने विनती की थी कि मुझे धम्मचारी होना है। जी तो वहाँ भी कुछ स्टडियाँ रहती है, कुछ जी सिलेबस रहता जी है, वो मैंने कंप्लीट किया। वहाँ पे आचरण भी देखा जाता है त्रिरत्न जी। बौद्ध महासंघ में, खाली स्टडी नहीं, तो आदमी का आचरण के, आचरण जी जी जी, देखा जाता शिलाचरण के है। या वो कटिबद्ध होते हैं वो हाँ, यस, शिलाचरण के। वो जी शिलाचरण के माध्यम से भी वो आदमी को परखा जाता है, जी। बाद में उसे धम्मचारी की पदवी दीक्षा दी मिलती है। जाती मतलब है। ये जो केसा है हमारा, जी जो कि भिक्षु लोग चिवर पहनते हैं, हाँ, तो जी मग हम केसा पहनते हैं, क्योंकि बाबा साहब का ऐसा कहना था कि हमें नया धम्म सेवक धम्म प्रचार प्रसार के लिए चाहिए, जो कि परिवार में रह के नहीं क्या ये कर सके। जी जी जी। तो हमारा मतलब ये भिक्षु संघ जो बुद्ध का है वो परमानेंट के लिए, मतलब वो बुद्ध पुत्र के तौर पर करते हैं। हाँ, और आपका संघ उपासक के तौर पर जो संघ को मजबूत बनाने का हाँ, काम मतलब करता मतलब क्या है कि परिवार में रह के जी, अगर जी। वो समस्या क्या है वो भी जानते हैं ना। है। जी जी जी, परिवार की बराबर। समस्या, हम ट्रायंगल में काम करते हैं वैसे देखा जाए तो। एक ओके। कुछ लोग नौकरियाँ करते हैं, उनका परिवार भी रहता है, और बाद में धम्म जीवन भी रहता है। अच्छा तो अच्छा ट्रायंगल में ऐसे और वो ट्रायंगल की मतलब मैं क्या बोलता हूँ कि उनका बैलेंसिंग वो लोग करते हैं ट्रायंगल का, अच्छा अच्छा तीन ही अच्छा। बाजुओं का। जी जी हाँ, तो उनको धम्मचारी की दीक्षा भी दी जाती है, क्योंकि उनका आचरण देख के, जी उनका स्टडी देख के, उनकी धम्म प्रचार प्रसार की जो कैपेसिटी है, जी। नहीं क्या, वो भी परखी निरखी जाती है। तो मुझे फिर 5 मई 2019 में मुझे धम्मचारी की दीक्षा मिल गई, तब मुझे ग्रेट एक ग्रेट। केसा भी मिल गया। जी जी, और जब तब तक से दीक्षा नहीं होती तब तक ये कैसा नहीं नहीं मिलता, जब तक जी, दीक्षा नहीं होती तब तक, क्योंकि ये जो केसा है ना, ये भी चीवर से खाली नहीं है, क्योंकि अच्छा। इसके लिए भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, जी, जी। बहुत स्टडियाँ करनी पड़ती है, जी, जी, हैं, जी। बहुत शिविर करना पड़ता है, और ये सब होने के बाद खुद का आचरण भी देखना पड़ता है। बराबर बराबर। हैं, क्योंकि जी आचरण संघ आचरण को ज़्यादा महत्व देता है यहाँ पे। जी जी आचरणशील व्यक्ति अगर है तो फिर आप दूसरे लोगों के सामने प्रेजेंट हो सकते हैं ना। जी जी हाँ, ऐसा बिना आचरण के नहीं हो सकते। अगर आप आपका आचरण शुद्ध नहीं है तो आप लोगों को क्या बताएंगे। बरोबर बरोबर सर। हाँ? जी जी। तो सर ते इसीलिए इंदिरा गांधीचा। हाँ, तो एक बार ऐसा हो गया था कि इंदिरा जी पुणे में आ रहे थे, जी। और वो बाय रोड आ रहे थे। इंदिरा मतलब इंदिरा गांधी, अच्छा अच्छा, हाँ, इंदिरा कि जो गांधी जी। PM थे ओके, इंडिया हाँ के। हाँ हाँ तो उस टाइम मेरा सेकंड शिफ्ट था, जी। तो हम भी वो कतार में खड़े हो गए। अच्छा। और जब से इंदिरा गांधी जा रहे थे बाय रोड, जी तब भी हमने उनका दर्शन मतलब कर लिया था। तो मेरा बोलने का मतलब है कि जो लोग समाज में ऐसे हैं ना, कि जिनको खाली देखने से भी अपना लाइफ अलग हो जाता है, जी उनको जी जी देखने से भी अपने शरीर में कुछ रोमांच आ जाते हैं कि जी जी, नहीं, इन प्रेरणा लोगों मिलती है प्रेरणा देखने मिलती है, से। सब मिलता है। तो ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों की, मैंने अब्दुल कलाम साहब से भी शेक हैंड किया है, क्या बात कि है। जब वो प्रेसिडेंट थे और पुणे में बाल मिसाइल गंधर्व में, मैन।
हाँ यस मिसाइल मैन। तो पुणे में बाल गंधर्व में आए थे, तो मैं उस टाइम ड्यूटी में था टाटा मोटर्स में, तो मैं बाल गंधर्व में चला गया। मुझे बहुत शौक है ऐसे लोगों से मिलने का सही में, क्योंकि उन लोगों की प्रेरणा बहुत बहुत जीवन में अच्छा काम करती है। जी जी जी। तो मैं गया, तो मुझे पता था कि साहब कहाँ से बाहर निकलने वाले हैं। कलाम साहब बाल गंधर्व के किस दालन से बाहर जी जी हाँ। जी, कौन तो से मैं झट से वहाँ गया, वो गाड़ी में चढ़ ही रहे थे कि मैंने उनसे हमसे किया। तो ऐसा लगाने अरे क्या नहीं क्या एक बार मतलब कि गांव में ऐसे कंडीशन में जीने वाला आदमी इंडिया का प्रेसिडेंट के पद स्पर्श करता है, ऐसा मैं समझता हूँ कि उनके स्पर्श से मैं पावन होता हूँ जी सही में। बराबर। हाँ? एपीजे अब्दुल कलाम यही। साहब का कार्य भी बहुत देश बहुत के लिए बढ़िया। बहुत महत्वपूर्ण है वो। फिर जैसा मैं ऐसा बढ़ने लगा, तो मेरे जो गांव में कि जिस गांव में मैं पहले या मेरी दादी वो जो भिक्षा मांगती थी, जी तो उस गांव के लोग बोले कि ये गांव के लिए आपका कुछ ऋणानुबंध है, कुछ देते हैं कि आप दान गांव में। हाँ 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 तो मुझे ऐसा लगा, तो उन्होंने बोला कि एक मंदिर के लिए कुछ चंदा दे दो। जी। तो वही गांव के जो जिसका या आप जिक्र कर रहे यस थे यस यस वो देहात में जी रत्ना पिंपरी करके गांव है। जी तो वो बोले कि कुछ मंदिर के लिए कुछ चंदा दान में दे दो। मैंने बोला भाई मंदिर तो मुझे नहीं भाता है, अगर स्कूल है तो ठीक है, क्योंकि बराबर। स्कूल में अच्छे आदमी घड़ते हैं, बराबर, बराबर। बनते हैं बनते वो, और वो देश के लिए कुछ कर सकते कर हैं। सकते हैं, मंदिर में क्या है क्या नहीं, वो बराबर, खाली जाके वहाँ पे अंधश्रद्धा ही बराबर। करने वाले हैं ना। बाबा साहब भी कहते थे कि जो अपने देश के युवा है उनको मंदिर में जाने के बजाय स्कूल में जाना या, चाहिए। जब तक इस देश के सभी पैर स्कूल की तरफ नहीं बढ़ेंगे तब तक इस देश का कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने उन से बोला कि मैं स्कूल के लिए कुछ कर सकता हूँ। तो वो जी। बोले कि हमारे अपने गांव में जो स्कूल है, हाँ, तो हाँ। उनको कंपाउंड नहीं है, गेट हाँ। नहीं है, कुछ ऐसा नहीं। तो वहाँ पे स्कूल छूटने के बाद गांव के कुछ लड़के पत्ते खेलते बैठते हैं, अच्छा अच्छा ताश अच्छा, खेलते अच्छा। बैठते हाँ, हैं, हाँ, कुछ दारू पी के बैठते हैं वो अच्छा। स्कूल के इसमें। हाँ। तो मैंने वो स्कूल को एक गेट और कमान ऐसा बना के दिया, अच्छा पूरा अच्छा आरसीसी स्ट्रक्चर बना के दिया। मगर अच्छा। मैंने उनको बोला कि मेरा नाम मत डालो वहाँ पे, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि मैं नाम के लिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस गांव में पढ़ा हूँ, इस देहात में पढ़ा हूँ, जी, इस गांव से बराबर। मेरा कुछ संबंध है। रिश्ता तो है, जी, अगर जी। डालना है तो वहाँ पे नालंदा प्रवेश द्वार करके उसको नाम दे दो। क्या बात है, ग्रेट। हाँ, तो शायद उनको ज़्यादा नालंदा के बारे में पता नहीं था। तो जी। मैंने पहले नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, ये जो यूनिवर्सिटीज़ थी बुद्ध के प्राचीन भारत की प्राचीन ये भारत की, विश्वविख्यात यूनिवर्सिटीज हाँ, थी। तो उनके बारे में बताया। जी। तो फिर उन लोगों ने वहाँ पे नालंदा प्रवेश द्वार करके नाम डाला। ग्रेट। हाँ, और मुझे बहुत प्राउड है कि मैं इस संघ में आने के बाद मेरा व्यक्तित्व मैंने बनाया खुद, व्यक्तिमत्व विकास हो गया। विकास हो गया। तो जिस गांव में मैं भिक्षा टंग करता था या ऐसे फटे कपड़े पहन के जाता था, उसी गांव में मेरे आचरण की वजह से मैंने जो कुछ कमाया, जी मैंने खुद के लिए जो कुछ किया, तो उस गांव में जो 15 अगस्त का स्वातंत्र दिन का ध्वजारोहण जी। मेरे हाथ से उन लोगों ने क्या बात है, क्या किया। बात है। तो बहुत बहुत साधुवाद सर। ये मेरा ऐसा जीवन का प्रवास है। और अभी भी मैं धम्म का प्रचार प्रसार के लिए कहीं भी जाता हूँ, कहीं भी मुझे अगर बुलाया जाए कहाँ भी, तो मैं वहाँ पे जाता हूँ। आज भी मैं धुले के अभी इस गांव में धम्म प्रचार के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ। और सही में मैं खुद तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ इस चैनल का कि मेरी मुलाकात वो ले रहे हैं। शायद उनको ऐसा लगा कि इनकी वजह से कुछ युवकों को या किसी को मोटिवेशन मिल जाए, प्रेरणा मिल जाए। तो इस चैनल के माध्यम से इन्होंने जो मेरी मुलाकात ले रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि सही में अगर आप युवकों के पास ऐसे कुछ संदेश भेजते गए तो युवक बुद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। कि बुद्ध धर्म तो कुछ सिखाता नहीं, मानवता के कुछ गुण सिखाते हैं, मानवता के बारे में ही कुछ सिखाते हैं। तो हर एक आदमी ने उनके पास आने को क्या कठिनाई है, आना ही चाहिए ना। इसीलिए तो हमारा संघ भी काम करता है
बराबर। जो कि त्रिरत्न बौद्ध महासंघ से है, ये जो दुनिया भर के बहुत सारे देशों में काम कर रहा है आजकल। जी हाँ? तो उसी के माध्यम से ये मानवता का काम चल रहा है ना। जी जी जी। तो ओके, Yes, तो बहुत बहुत नमो बुद्धाय नमो बहुत बुद्धाय, बहुत जय भीम। साधुवाद थैंक यू साबार आसन बहुत बहुत साधुवाद नमो बुद्धाय तो बहुत बहुत साधुवाद, नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम सर साधु साधु साधु। तो साथियों अभी आपने देखा एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी को इस वीडियो के माध्यम से आप जब इसमें अंत तक अभी जो जो साथी इस वीडियो में जुड़े होंगे उनको एक बात तो पता चली होगी कि इस जीवन में कुछ भी कठिनाइयाँ नहीं है। जब आप बुद्ध धम्म में आते हो तब आपकी सारी परेशानियों का समाधान आपको मिल जाता है और एक प्रेरणादायी ऊर्जादायी जीवन आप व्यतीत करते हैं जिसकी प्रेरणा लेकर अन्य हमारे जो लोग हैं वो भी अपने जीवन का उद्धार कर पाते हैं। तो साथियों जुड़े रहिए मेरे साथ ऐसे इन वीडियोस में और साथ ही में लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चहेते चैनल स्ट्रगल ऑफ रिवोल्यूशन को। नमो बुद्धाय जय भीम साथियों। चालू करा ना। तो सर आपके परिवार में अभी कौन कौन है, मतलब क्या वो लोग करते हैं, कैसा आपका परिवार हाँ है? हाँ, यस यस। मैं मेरे परिवार में मतलब बीबी है, मेरी शादी हो गई थी, तो ये बीबी है, एक लड़का है, एक लड़की है। अच्छा वो भी बोलने का ऐसा, तो मुझे बचपन में जिन्होंने संभाला, जिनके जी। पास मैं रहा, तो वो मेरे मामा ही थे। तो उनकी एक लड़की थी, तो उनके साथ उन्होंने मेरी शादी कर दी। तो ओके। आपको बताने को मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जी जो मेरी पत्नी है वो बिल्कुल ही पढ़ी लिखी नहीं थी, जी मगर इस संघ में, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में बहुजन हिताय करके कुछ संस्था है, तो वो प्रौढ़ शिक्षण भी चलाती थी। तो उसी अच्छा। माध्यम से मेरी बीवी 7वीं कक्षा तक पढ़ी। क्या बात है क्या हाँ, बात है। जी खाली शिक्षा पढ़ी ही नहीं, तो उन्होंने बुद्ध धम्म की शिक्षा भी ग्रहण की, वो अच्छा धम्म मित्र बनी। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा खाली वो भी नहीं, तो उन्होंने महाराष्ट्र शासन का डिप्लोमा फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास किया टेलरिंग का। क्या बात है क्या बात है। हाँ, great। मतलब एक अनपढ़ थी, तो वो डिप्लोमा तक पहुंच गई। यस हाँ, यस। तो मुझे एक लड़का है कि जिन्होंने एचआर में एमबीए किया है और अच्छी अच्छा। जगह में सर्विस करता है। और उससे बड़ी लड़की है मेरी, स्मिता करके, उसका नाम स्मिता है और लड़के का नाम सागर है। तो अच्छा। स्मिता जो मेरी लड़की है वो MHW करके एचआर ऑफिसर, एचआर हेड करके एक हॉस्पिटल में जॉब करती है। अच्छा अच्छा हाँ, तो उसका भी परिवार है। उसकी बेटी अभी फॉरेंसिक साइंस अमृतसर में उधर कर रही है, पंजाब में। ग्रेट ग्रेट हाँ, वाह। हाँ, और मेरा जो लड़का है वो एक हॉस्पिटल में वो एचआर हेड करके वो भी जॉब कर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, मतलब तो अभी आपकी पूरी फैमिली की यस यस कंडीशन यस। बहुत बढ़िया है। या जिस गांव में मैं दूसरे की तरफ खेती करता था, खेत में काम करता था, उसी गांव में मैंने कम से कम 8-10 बीघा ज़मीन लेके रखी है। क्या बात है क्या वो बात भी मैं खुद नहीं करता, तो उसके ऊपर भी एक आदमी दूसरा काम करके वो भी अपना परिवार चला रहा है। क्या बात तो है। वो great, उसके great, दिए। तो ऐसा मेरा पारिवारिक भी अच्छा चल रहा है। ऐसा कुछ लोग समझते कि धम्म में एंट्री करने के बाद परिवार छोड़ना पड़ता है क्या? जी, तो जी, नहीं, जी, जी, परिवार को बराबर। संभाल के, रिश्तेदारों को संभाल के जी, धम्म प्रचार और प्रसार हम लोग करते हैं। और यही तो बाबा साहब की यही तो बाबा साहब को अपेक्षित था। अपेक्षित था। यस यस हाँ? यस। और वही काम संघ कर रहा है। यस यस यस। तो साथियों देखा आपने किस तरह भिक्षाटन करके अपना जीवन व्यतीत करने वाला एक इंसान कहाँ तक जाता है, कौन सी स्टेज में जाता है, और जिस जगह पर वो भिक्षाटन करता है आज उसी जगह का बहुत सारी, उसी जगह में कुछ ज़मीन का वो आज हिस्सेदार है, वो आज उस ज़मीन का मालिक है। तो ये होता है बुद्ध धम्म के क्रांति की वजह से, ये होता है प्रबुद्ध विचारधारा की वजह से, और ये सब संभव है बोधिसत्व बाबा साहब की वजह से। तो अजून काही बोलायचं सर? नाही, बस. ओके, तर मग एवढा करूया आपण कट. काही